नमस्कार मित्रों, मैं निखिल गोयल आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं सॉइल मैकेनिक्स का, दैट इज नोन टू बी एज द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स प्लस किस तरह से कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल को हम कंस्ट्रक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों के लिए इस छोटे से लेक्चर में मैं लेकर आया हूं। देखिए, मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल जो है, जाहिर तौर पर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले 85% बच्चों को आती है। उनको पता होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल क्या होती है और उसमें से आने वाले जाहिर तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मेरे पर ट्रस्ट करते हुए मैं ये बात आप लोगों तक कहना चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन पर्पस को मद्देनजर रखते हुए थ्योरी से प्रैक्टिकल को कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल के माध्यम से रिलेट कर रहा हूं। तो बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने अपनी तरफ से ये लेक्चर आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करी है। तो आप बहुत ही आनंद पूर्वक इस लेक्चर को समझिएगा और इस लेक्चर के अंदर दिए हुए डाटे को याद करिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एज ऑलवेज एज यूजुअल, हमेशा की तरह मैं आप लोगों तक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहूंगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को इसी तरह का डिटेल कोर्स पढ़ाता हूं, और डिटेल कोर्स अगर आप लोग मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं या भारत में होने वाले किसी भी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे प्लस कोर्स से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्लस कोर्स में आप लोगों को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि फुल कवरेज मिलता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होता है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा, प्लस जो हम नोट्स देते हैं वो भी आप लोगों को अवेल कराए जाते हैं। कितने भी बार आप लेक्चर को देख सकते हैं। आपको लेडीज एंड जेंटलमैन पर्टिकुलर एक लेक्चर कितनी मर्जी बार देखकर उसके डाउट सेशन देखने को मिलते हैं। लाइव क्लास डाउट सेशन के दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन उसके बाद आपको हर वीक में एक बार ये टेस्ट मिलता है आपके पर्टिकुलर कोर्स से रिलेट करते हुए। तो आपको जो भी तैयारी करने के लिए वे चीज की जरूरत पड़ती है वो आपको मिलता है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक अनलॉक कोड के थ्रू मिलती है, दैट इज एनजी लाइव। और इसी तरह के लेक्चर्स आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। यही थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करने का जो मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर के माध्यम से बहुत कुछ समझाने का प्रयास करता हूं, और आपके एग्जाम की तैयारी में अपने प्लस कोर्स में जाहिर तौर पर बड़ी शिद्दत के साथ कराता हूं। तो अनलॉक कोड आप लोगों को यूज करना है। मेरी टीम से कनेक्ट होने के लिए या अनअकैडमी पर लॉगिन करते टाइम आप इस कोड को यूज करेंगे, दैट इज एनजी लाइव कोड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए अपने पेन टैब वर्जन को लेकर आया हूं, तो बड़े ही इत्मीनान से समझने का प्रयास करिएगा। मेरी बात को जरा समझिएगा कि मैं यहां पर बहुत ही एक एक पॉइंट को बड़ा डिस्कस करते हुए, कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हुए और कंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम उस टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं, आप लोगों को समझा रहा हूं। तो चलिए सेशन को देखते हैं। इंडेक्स शब्द को अगर मुझे समझना होता है तो कहीं ना कहीं मैं एक शब्द को याद रखता हूं, दैट इज नोन टू बी एज द इंटरवल्स, और इसी शब्द से रिलेटेड एक शब्द समझ आता है, दैट इज नोन टू बी एज द लिमिट। जब भी मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो मुझे अपने इंटरवल्स या लिमिट शब्द को याद रखना है, क्योंकि गुण जो एक शब्द होता है वो पूरे सिनेरियो का यही एकमात्र शब्द है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेसिकली मैं देखने क्या वाला हूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जैसा कि मैंने कल बताया था, मैं आप लोगों का वाटर का इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन योर सॉइल, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज जो भी होता है उस पर्टिकुलर चीज को देखने वाला। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सॉइल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी से रूबरू कराना चाहूंगा आप सभी को। मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आप सभी समझदार हैं, जब आप मिट्टी के अंदर पानी मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होता है, आपकी मिट्टी के खाली जगह में वो पानी जाकर उपस्थित होता है, यानी आपके मिट्टी के वॉइड्स को भरता है, और जब वो सारे के सारे वॉइड्स भर जाते हैं तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फुली सैचुरेशन, फुली सैचुरेटेड सॉइल। उस पर्टिकुलर सॉइल में जिसमें पूरा पानी भर जाता है, आप उम्मीद लगा सकते हैं वो सॉइल आपकी कीचड़ जैसी हो जाती है, और पानी बनने से पहले, पानी मिलने से पहले वो सॉइल जो थी फुली सॉलिड पार्टिकल्स की तरह दिख रही थी। जम्मू एंड कश्मीर से अली सबरी आपकी पहली क्लास है, स्वागत आपका।
मैंने कहा आपने उस मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाया, जब मिट्टी में पानी मिलाया तो वो मिट्टी बेसिकली सॉलिड से थोड़ी लिक्विड स्टेट की तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ा कीचड़ के रूप को धारण करते हुए जा रही है। उस कीचड़ के रूप में मैं कह सकता हूं अपनी मिट्टी को कि सॉलिड से हल्की सी लिक्विडिटी की तरफ गई और उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी। मैंने उस मिट्टी के अंदर और पानी मिलाया तो वो मिट्टी की, अभी मुझे पता था जब तक पानी वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट हो रहा है मिट्टी अपनी वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मिट्टी के सभी वॉइड्स में पानी जा रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, अभी पानी खाली जगह में उपस्थित हो रहा है। लेकिन जब मैं और पानी मिलाऊंगा तो मिट्टी अपनी वॉल्यूम को एक्सपेंड करती हुई आगे की तरफ निकलेगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद और पानी मिलाऊंगा, मिट्टी और ज्यादा वॉल्यूम ऐड करेगी, और पानी मिलाऊंगा, मिट्टी और वॉल्यूम ऐड करेगी। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक मिट्टी ने अपनी वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया था, लेकिन आप लोगों के और ज्यादा पानी डालने के बाद आपकी मिट्टी की वॉल्यूम और ज्यादा वैसे वैसे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आपने मिट्टी के अंदर पानी मिलाया था। ये मिट्टी का पानी के साथ अपने वजूद को चेंज करना, शब्दों पर गौर फरमाइएगा जनाब, ये मिट्टी का पानी के साथ मिलकर अपने वजूद को चेंज करना एक कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि हाँ, जब मिट्टी पानी के कांटेक्ट में आती है तो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही है, अपने वजूद को चेंज कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो मिट्टी की दृढ़ संकल्प था, जो स्टेबिलिटी थी, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में चेंजिंग देखने को मिल रही है। उस चेंज ऑफ स्टेट को, उस स्टेबिलिटी को, जो मिट्टी की एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे रहती है, उसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो यहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल शब्द का मतलब हम समझेंगे और इसी शब्द से अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल? देखिए, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, दैट इज नोन टू बी एज द कंसिस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिस्टेंट? दैट इज नोन टू बी एज द रेगुलर। भाई वो अपनी पढ़ाई में बहुत कंसिस्टेंट है, वो अपने नियम में बहुत कंसिस्टेंट है, वो अपनी एक्सरसाइज में बहुत कंसिस्टेंट है, मीन्स रेगुलर है। रेगुलरिटी होने का मतलब है जिस भी बंदे के अंदर रेगुलरिटी होती है वो बंदा हमेशा और हमेशा एक स्टेबल स्टेट को अटेन करता है। इस चीज में कोई दुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टेबल स्टेट का मतलब होता है कि रेगुलर स्टेबल होते होते वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ जाता है, यानी दूसरे के काम आने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा उसका भाग्य खुल जाता है। शब्दों पर गौर फरमाना, आपके पास एक मिट्टी है, अगर वो मिट्टी एक ही स्टेट में हमेशा रहती है, मैंने कहा इसकी स्टेट कैसी है, कांस्टेंट स्टेट है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। फ्यूचर में जब आप इस मिट्टी को यूज करेंगे तो आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस मिट्टी का पर्टिकुलर नेचर पता है कि ये हमेशा और हमेशा ऐसे ही रहती है। इस मिट्टी का कभी भी कोई नेचर चेंज नहीं होता, यानी इस मिट्टी के स्वभाव पर, उसके नेचर पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बराबर बात मैंने आपको बोली। मैंने कहा इस मिट्टी के नेचर पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्यों? मैंने कहा इस पे जो मुझे विश्वास नजर आ रहा है वो इसके कंसिस्टेंट नेचर की वजह से नजर आ रहा है, इसके स्टेबल नेचर की वजह से नजर आ रहा है। यानी सॉइल मैकेनिक्स में कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब क्या समझ में आता है? सॉइल मैकेनिक्स में कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब समझ में आता है स्टेबिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। स्टेबिलिटी शब्द मुझे समझ में आया। इस स्टेबिलिटी शब्द से मुझे बेसिकली क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं बात कर रहा हूं तो आई नो दैट कि व्हेन द सॉइल प्लस में वाटर जब भी मिलता है तो कहीं ना कहीं पानी की वजह से सॉइल के अंदर प्रॉपर्टीज का चेंज आता है। चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल टेक प्लेस। इट इज वेरी कॉमन टॉपिक। मैंने कहा जब मिट्टी सॉइल जो है पानी के साथ कांटेक्ट में चेंज कर रही है, दो मिट्टी है आपके पास। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास दो मिट्टी आई, सॉइल 1 और सॉइल 2। यहां से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। सॉइल 1 और सॉइल 2 को आपने पानी के साथ कांटेक्ट में डाला और मैंने कहा जो आपके पास चेंज आ रहा है, वो चेंज 1 है और यहाँ पे चेंज 2 है। और मैंने कहा कि आपके पास C1 जो है वो C2 से बड़ा आ रहा है, यानी चेंज 1 चेंज 2 से बड़ा आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये बनता है कि दोनों में से कौन सी मिट्टी ज्यादा स्टेबल है? जल्दी कमेंट करिएगा बच्चे, यहां मैं समझूंगा कि तुम्हें कंसिस्टेंसी समझ आ गई। मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, दोनों में से कौन सी मिट्टी ज्यादा कंसिस्टेंट है? मोर कंसिस्टेंट कौन सी मिट्टी है? अगर दोनों में से चेंज जिसमें ज्यादा आ रहा है
तो आपका क्वेश्चन है मोर कंसिस्टेंस कौन सी मिट्टी है? जिस उम्मीद के साथ मैंने तुमसे पूछा था उस उम्मीद के साथ मुझे आंसर नहीं आया। भाई बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप समझिएगा मेरी बात को, जिसमें चेंज हो रहा है जाहिर सी बात है वो अपने वजूद को खो रहा है, स्टेबिलिटी तो उसमें है ही नहीं, जब भी तो दूसरों की बातों में आके अपने वजूद को खो के निकल गए। स्टेबिलिटी कम है, जिसमें चेंज कम हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी उम्मीद है तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया कि कंसिस्टेंसी बेसिकली होती क्या है। अब मेरी बात को एक और सॉइल मैकेनिक्स के एग्जांपल के साथ दोबारा समझाना चाहूंगा। मैंने कहा तुम्हारे पास सॉइल है, अच्छा सबको पता है कॉम्पैक्टेड सॉइल क्या होती है? कॉम्पैक्टेड सॉइल का मतलब होता है दबी हुई सॉइल। एक सॉइल है जो ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, सबको पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट का मतलब होता है दबा हुआ, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे पास दो शब्द आए, एक है तुम्हारे पास मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल, एक है तुम्हारे पास मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल, एक है तुम्हारे पास लेस कॉम्पैक्टेड सॉइल। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है तुम्हारी नजर में ज्यादा कौन सा स्टेबल है या ज्यादा कौन सा कंसिस्टेंट है? मेरी नजर में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, तुम्हें मुझे यह बताना है कि कंसिस्टेंसी किस मिट्टी की यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। एम और एल में आंसर करेंगे, एम का मतलब मोर, एल का मतलब लेस, किसकी ज्यादा है कंसिस्टेंसी, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुम्हारी मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, क्यों है? यहां से पूरा सिनेरियो खत्म होगा, पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले पे निकल के रहेगा सारा। मैंने कहा क्यों है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन से दैट मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल के अंदर आप लोगों की सबसे पहली बात नजर आनी चाहिए, यहां पर इस सॉइल के अंदर वॉइड्स जो है वो कम है। हर पॉइंट पे नजरअंदाज मत करिएगा, हर चीज पे नजर रखिएगा। वॉइड्स कम है, वॉइड्स कम है तो जाहिर सी बात है इसकी बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है जब बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इस मिट्टी के शेयर स्ट्रेंथ तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। जब इस मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को आई तो मैंने कहा बेसिकली ये मिट्टी अपने वजूद में ज्यादा देर तक रह सकती है, तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट बन रही है। तो कंसिस्टेंसी से एक और शब्द समझ में आया, मैंने कहा जो सॉइल जितनी ज्यादा कंसिस्टेंट होगी उस सॉइल का उतना ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी, उतना ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। वॉइड्स के लिए डायरेक्टली रिलेशन नहीं बना सकता क्योंकि वॉइड्स के कई बारी अलग अलग केसेस देखने को मिल जाते हैं, आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैंने कहा एक छोटा सा नोट करके मुझे यह समझ में आया कि ग्रेटर इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कौन सी स्ट्रेंथ की बात करता हूं? शेयर स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि जनरली जो मेरी सॉइल फेल होती है, शब्दों पर गौर देंगे, जनरली जो मेरी सॉइल के अंदर फेलियर होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ के कारण ही होता है, ना तो कॉम्प्रेशन के कारण, ना तो टेंशन के कारण, ना तो बेंडिंग के कारण। क्यों? आगे तुम्हें चैप्टर्स में पढ़ूंगा। तो अभी तुम्हारी कंसिस्टेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है बच्चे। कंसिस्टेंसी के चैप्टर में मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज बताई कि जैसे जैसे तुम अपनी मिट्टी के अंदर पानी मिलाते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी मिट्टी अपनी पर्टिकुलर स्टेट को चेंज करती जा रही है। ध्यान से समझते हुए चलना, कई ऐसे उठपटांग क्वेश्चन पूछूंगा जो तुम्हारे दिमाग को खोल देंगे और तुमने किताबों में नहीं पढ़े होंगे। किताब में लिखने लायक क्वेश्चन भी नहीं है वो, बस समझाते हुए कई चीजें पूछूंगा तो आंसर करते हुए निकलना अच्छा लगेगा। मैंने कहा पानी मिलते के साथ मिट्टी की वॉल्यूम चेंज होती जा रही है, इतना समझ आ गया। सर इस पर्टिकुलर फिनोमिने को आसान बनाने के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा इंजीनियर आया था, दैट इज नोन टू बी एज द एटरबर्ग। तो एटरबर्ग ने इस पूरे फिनोमिना की स्टडी करी थी और एटरबर्ग ने स्टडी करने के दौरान यहाँ पे मुझे कुछ इंडेक्स बताए थे। इंडेक्स बोले तो लिमिट्स बताई थी, लिमिट्स बोले तो इंटरवल बताई थी, ठीक है। और उन्हीं इंटरवल के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सॉइल की जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसके बारे में इजिली डाटा कलेक्ट करने को मिला था। चलिए मैं यहां पर तुम्हें एक कर्व की मदद से सब कुछ समझाता हूं। बेसिकली कर्व क्या बोलता है मुझे उस चीज पर ध्यान देंगे। मुझे ऐसा बोला गया था, एक तरफ मेरे पास आया वॉल्यूम ऑफ द सॉइल वर्सेस वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक ग्राफ बनाया। बेसिकली हमने ये देखा जैसे जैसे मिट्टी के अंदर पानी मिलाता जा रहा हूं उसकी वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहले मुझे पता था मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मिट्टी के अंदर जब पानी मिलाऊंगा तो थोड़ी देर तक कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद जैसे जैसे पानी मिलाऊंगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी पानी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम चल रही है, बिल्कुल देखने को मिली।
जब मिट्टी के अंदर पानी नहीं था तो मिट्टी कैसी स्टेट में थी? सबको पता है सॉलिड स्टेट में थी। कब तक सॉलिड में रहती है? जब तक कि मिट्टी के सारे वॉइड्स में पानी फिल नहीं हो जाता, जब तक मिट्टी सॉलिड स्टेट में रहती है। मैंने कहा जब मिट्टी में पूरे के पूरे वॉइड्स भर गए, उसके बाद फर्दर आपने वाटर ऐड करना स्टार्ट करा, तो आप इस चीज पे गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुमको इमेजिन करवाऊंगा इस छोटी सी चीज को। घर में आटा होता है, आटा मम्मी रोटी बनाती है, आटे में कभी पानी मिलाते हुए तुमने मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा, ऐसा जिंदगी में हुआ है। मैंने कहा कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा कि एक तरफ तो तुम्हारे पास सूखा आटा है, सूखे आटे में पाउडर्ड फॉर्म मिलती है, उस आटे को मिट्टी समझकर चलना, उस आटे को मैं कहता हूं दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे की मैंने बात करी, उस आटे के अंदर मैंने और पानी मिलाया, थोड़ा बहुत पानी मिलाया, उस आटे का जब मैं पेस्ट बनाता हूं तो वो रोटी बनाने लायक आटा बन जाता है, जिसको मैं कहता हूं डॉ। मैंने कहा उसी डॉ के अंदर, अभी डॉ क्या है तुम इस चीज को समझ सकते हो, तुम्हारा जो डॉ है उस डॉ के अंदर सॉलिड भी है, उस डॉ के अंदर पानी भी है। लेकिन इस चीज को भी समझना, कभी तुम डॉ को दबा रहे हो, अभी डॉ दब रहे, लेकिन उस डॉ में से दबने के दौरान पानी नहीं निकल रहा। उस डॉ में जब तुम दबा रहे हो तो पानी नहीं निकल रहा उसमें से, यानी उस डॉ के अंदर कहीं ना कहीं खाली जगह भी है, तो यानी एयर भी उपस्थित है, बिल्कुल है। यानी वो जब तुम्हारा आटा बन गया रोटी बनाने लायक, तो तुमने उसको कहा लेडीज एंड जेंटलमैन दैट डॉ इज एक्चुअली डिनोट व्हाट, दैट इज द सॉलिड कंडीशन ऑफ दिस। तुमने क्या करा, उसमें और पानी मिला दिया, उसी डॉ में और पानी मिला दिया और उसको मिलाने की कोशिश करिए, उसको हल्का बनाने की कोशिश करिए। शब्दों पर गौर देंगे साहब, रोटी तुमने बनाई होगी, नहीं तो बनाते हुए देखी होगी। एक तरफ तो तुम कहते हो बड़ा टाइट आटा है, एक तरफ तुम कहते हो बड़ा लूज आटा है कि रोटी बेलने में भी दिक्कत हो रही है, वो तो है ना। वो टाइट आटा तुमको क्या बताता है? वो टाइट आटा तुमको ये बताता है कि तुम्हारे उस डॉ के अंदर जनरली पानी कम है, हवा ज्यादा है, एकदम सॉलिड स्टेट है। मिट्टी इमेजिन करिए, थोड़ा पानी डाला, पेस्ट बनाया, सूखा सूखा सा पेस्ट बन रहा है। सूखा सूखा का मतलब है एयर ज्यादा पानी कम, पार्शियली सैचुरेटेड। और पानी मिला दो, और पानी मिलाने के बाद क्या होता है, वो एयर की जगह में पानी मिल रहा है, डॉ एकदम लाइट हो जाता है, डॉ एकदम लाइट हो जाता है। उसको तुम हल्के हाथ से भी बेल सकते हो, हल्के हाथ से भी बेल सकते हो। समझने का प्रयास करिएगा जनाब, आप उसको हल्के हाथ से बेल सकते हो, इसका मतलब क्या है, तुमने और पानी डाल दिया, वो लिक्विड कंडीशन की तरफ जा रहा है, जो जितना ज्यादा हल्का हो जाएगा, जिसको जितना ज्यादा इजिली डिफॉर्म करोगे उतना ज्यादा लिक्विड हो जाएगा। मैंने कहा और पानी डालने के बाद अब उसके अंदर के सारे वॉइड्स जो है वो भर गए। अब तुम उस डॉ को अगर नीचे दबाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, निकलता है भाई, वो डॉ एकदम गीला गीला रहता है। तुम हाथ भी लगाओगे तो तुम्हारा हाथ गीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि पूरा पानी से भर चुका है वो तुम्हारा। उस पर्टिकुलर स्टेट को जो सॉलिड से थोड़ी सी हल्की हो जाती है, दैट इज नोन टू बी एज द सेमी सॉलिड स्टेट। उम्मीद है तुम्हारी इमेजिनेशन काम कर रही है। तुमने और पानी मिला दिया, अभी तुम्हारा डॉ ऐसा था, हल्का था कि रोटी बना सकते हो तुम उससे, लेकिन तुम्हारा गीला गीला लग रहा है, कई बार वो तवे पे चिपक जाता है। तुमने और पानी मिला दिया। कई बार तुमने देखा होगा जो हाथ से रोटी बनाता है, तंदूर की रोटी जो बनाता है, होटल वाले, हमारे रेस्टोरेंट वाले, उनका कभी डॉ देखना, हाथ में जब तुम लगाते हो ना तो तुम्हारे हाथ में चिपक जाता है। हाँ, और तुम हल्के हाथ से उसको जब खींचते हो तो बहुत ज्यादा खींच जाता है। वो सुपर फाइन का आटा होता है, वो बात अलग है, लेकिन गीला होता है, बहुत ज्यादा गीला होता है, तुमने देखा होगा। और जब वो रोटी बनाते हैं ना तो सूखा आटा लेते हैं पाउडर्ड फॉर्म और दुनिया भर का उसके ऊपर डालते हैं। क्यों? पहले तो वो फुल गीला करके रखते हैं ताकि इजिली अपने हाथ से उसको मार कर डिफॉर्म कर सके। शब्दों पर गौर दे रहे हैं जनाब आप मेरी? मैंने कहा हाथ से मार कर जल्दी से उसको डिफॉर्म कर सके, यानी वो आपके सेमी सॉलिड स्टेट से भी हल्का बनाना चाहते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट बेलन से मिलती है, लेकिन जो हाथ से बेलता है उसका आटा बहुत गीला होता है। कभी गौर नहीं दिया हो तो जरूर जाकर दीजिएगा। होटल वाला तो रसोई में नहीं घुसने देगा, आपको ढाबों पर मिल जाएगी ये चीजें देखने को। ढाबों वालों को आटा देखना, सिर्फ गीलापन देखना, उसकी गंदगी को मत देखना। जनरली ऐसा देखने को मिल जाता है कई बार। मैंने कहा ये तुम्हें देखने को मिलेगा कि ढाबों वालों का जो आटा होता है वो हाथ से ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब उनका आटा और ज्यादा डिफॉर्मेबल है, और ज्यादा गीला है। जितना गीला उतना डिफॉर्मेबल।
तो सर वो जो आटा होता है ना, जो हाथ से ही डिफॉर्म हो जाता है, उसको जनरली बोला जाता है प्लास्टिक स्टेट। अब जाहिर सी बात है, चौथी स्टेट को बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है, और पानी डालूंगा तो इतना पानी डालने के बाद तुम्हारे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बह जाएगा। उसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट। तो मैंने तुम्हें आटे की मदद से बेसिकली ये समझाने का प्रयास किया है किस तरीके से तुम्हारा मिट्टी आगे की तरफ चलता है। बराबर बात बोली सर। अब मेरी अटरबर्ग ने ये चीज पढ़ी थी, लेकिन मैंने आटे की मदद से इसको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो वाटर कंटेंट इन द सॉइल जो सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ मिट्टी को कन्वर्ट करता है, वो वाटर कंटेंट इन द सॉइल जो सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ मिट्टी को कन्वर्ट करता है, उसको बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट। वो वाटर कंटेंट इन द सॉइल जो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक की तरफ कन्वर्ट करता है मिट्टी को, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेंट है ना, जो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट की तरफ बना रहे हैं, यानी उसको इतना गीला बना रहे हैं कि हाथ से बेलने योग्य हो चुकी है, वो बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट। वो वाटर कंटेंट जो प्लास्टिक से लिक्विड की तरफ, यानी उसके बाद आपका जो आटा है ना, वो बेलने योग्य नहीं रहेगा, वो बह जाएगा पानी के साथ, उसको बोला जाता है लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। अभी मेरे शब्दों पर गौर देना, मैंने 3 चीजें तुमको लिखवाई। दैट इज नोन टू बी एज द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, दैट इज नोन टू बी एज द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, दैट इज नोन टू बी एज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन। अभी एक और चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं। सर मैंने तुमको 2 एग्जांपल दिए, तुम लोगों ने थोड़ी बहुत इस चीज के बारे में जानकारी ली भी हो, क्या पता। तुमने अपने जीवन ज्ञान के अंदर 2 मिट्टी देखी है। कौन कौन सी मिट्टी देखी है? मैंने कहा तुमने वो 2 मिट्टी देखी है, एक है तुम्हारे पास क्ले और एक है तुम्हारे पास सैंड। सैंड बोले तो रेता, रेता सबने देखा है बचपन में, क्ले चिकनी मिट्टी भी सबने देखी है बचपन में। मैं तुमसे 2 चीज पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं तुमको कह रहा हूं तुम्हें मिट्टी को डिफॉर्म करना है, शब्दों पर गौर देंगे। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? डिफॉर्म का मतलब होता है कि जिस स्टेट में मैं अपनी मिट्टी को डालना चाहता हूं वो उस स्टेट में आ जाए। रेत भी सबने देखी है, क्ले भी सबने देखी है। क्ले बोले तो कहीं ना कहीं आटे जैसी बन रही है, रेत बोले तो रेत में कभी तुम पानी मिलाना मेरे प्यारे बच्चे। मुझको एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम्हारी रेत कभी पानी के साथ मिलके आटे जैसा कोई पेस्ट बनाती है क्या? आंसर आना चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर आना चाहिए। नहीं बनाती, नहीं बनाती, बिल्कुल नहीं बनाती। मैंने बोला नहीं बनाती, यानी मैंने क्वेश्चन तुम्हारा यहां से जो पूछा था, मेरा पूछने का मतलब था कि सैंड प्लस में वाटर जब मैं करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर तुम्हारा नो नीडिंग पेस्ट बनेगा। तो जो आटे जैसा पेस्ट बनता है ना, जिसको डॉ कह रहा था, उसको कहते हैं नीडिंग पेस्ट, ठीक है ना। और मैंने कहा अभी तुम ये बताओ, अगर तुम क्ले लेते हो या सिल्ट लेते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्ले लेते हो या सिल्ट लेते हो, उसमें पानी मिलाते हो, तो जाहिर सी बात है यहां पर तुम्हारा नीडिंग पेस्ट देखने को मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम सैंड की बात कर रहे हो और सैंड के केस में तुमको कोई भी नीडिंग पेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, मेरे प्यारे बच्चे तुम कह सकते हो इधर तुम्हारी ये 4 स्टेट देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ 2 मिलेंगी। तुम्हारी पहली स्टेट सॉलिड थी, लेकिन दूसरी स्टेट जब तुमने पानी मिलाया तो तुम्हें ना तो सेमी सॉलिड देखने को मिल रहा, ना प्लास्टिक देखने को मिल रहा, वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बीच की 2 स्टेट कभी भी देखने को नहीं मिलती तुम लोगों को, मेरी बात समझना। और तुम यहां से एक छोटी सी चीज कह सकते हो कि जो तुम फिनोमिना एक्चुअली में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम कर रहे हो कि लोड लगाने के बाद मिट्टी कितनी डिफॉर्म हो रही है। भाई उस डिफॉर्मेशन को पढ़ रहा हूं मैं बेसिकली। मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग का काम है वो एकमात्र ये एम है, मुझे उस मिट्टी पे कंस्ट्रक्शन करनी है। उसी कंस्ट्रक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें पढ़ रहा हूं मिट्टी की। मैंने कहा सैंड में तो ऐसी कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। सैंड एक तरह की ये सुझाव मुझे दे रही है कि सैंड के ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो सैंड बह जाएगी, सैंड खड़ी नहीं हो पाएगी एक जगह। बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि ना तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर दी पानी के साथ, वो डायरेक्टली बह रही है। एक चीज समझ आ गई, सैंड के ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकता, इसीलिए शायद रेगिस्तान में कंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, होती है खुदाई करने के बाद, पायर्स डालने के बाद, वो बातें अलग है, लेकिन जनरली आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। क्ले और सिल्ट में ये 4 स्टेट देखने को मिल रही है। इन चारों के नेचर को अगर मैं जानता हूं तो मैं अपनी काम को कर सकता हूं। मेरी बात को समझना। सर मैंने तुम्हें तीसरी स्टेट यहां से बोली कि अगर तुम्हारे पास सैंड है उसमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा, क्ले में प्योरली तरीके से सब कुछ देखने को मिल रहा है,
तुम कह सकते हो कि सैंड और क्ले के मिक्सचर पे तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहां पे भी देखने को मिलेगा, क्ले के कारण देखने को मिलेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ये 3 स्टेटमेंट मैंने तुम्हें बताई क्यों? ये 3 स्टेटमेंट इसीलिए मैंने बताई कि मोटा मोटी तौर पे तुमको एक पॉइंट समझ आ गया कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल तुमको देखने को मिल रही है ना, ये 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल बेसिकली जब ही मिल रही है जब तुम्हारे सॉइल के अंदर फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है। Whenever there is presence of the fine particle in the soil, जब मिट्टी के अंदर महीन पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है, जब भी आप लोग बेसिकली उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट के साथ जो फिनोमिना चेंज होता है, जो स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वो महीन पार्टिकल्स की वजह से ही देखने को मिलती है। एक पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूंगा एक बार और। मैंने कहा ये जो तुम्हारे पास ये चेंज ऑफ द स्टेट देखने को मिल रहा है, चेंज ऑफ द स्टेट देखने को मिल रहा है बेसिकली विद वाटर, ये तुम्हारी किस वजह से देखने को मिल रहा है? इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द महीन पार्टिकल, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इस छोटे से कथन में कोई डाउट? हैव अ कंसंट्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। दोबारा एक बात को सुनेंगे, अब मैं मेजर मोटी बात पर आता हूं कि कंसिस्टेंसी यहां से कैसे बनेगी। मैंने कहा दोबारा एग्जांपल ले लो क्ले और सैंड का। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये बताओ, मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारी नजर में क्ले में जब मैंने पानी मिलाया था तो वो नीडिंग पेस्ट बना रहा था, सैंड में जब मैंने पानी मिलाया था तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, वो डायरेक्टली फ्लो कर रही थी। मेरे शब्द समझ में आ गए। क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, तुम्हारी नजर में कौन कंसिस्टेंट है? क्ले कंसिस्टेंट कि सैंड कंसिस्टेंट? जल्दी बताओ। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, तुम्हारी नजर में कंसिस्टेंट कौन है? क्ले कंसिस्टेंट है कि सैंड कंसिस्टेंट है? दुविधा भरा क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल में। देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को। मेरी नजर में शेल क्ले कंसिस्टेंट निकल कर आएगी। यहां पर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर सुनना। मैंने कहा क्ले कंसिस्टेंट क्यों है? अरे भाई तुम्हें पता है तुम्हारी अर्थ के अंदर वाटर टेबल इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है। तुम्हारी अर्थ के अंदर वाटर टेबल इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है। सोच के देखिए, आपने किसी मिट्टी पर कंस्ट्रक्शन कर दी, आपकी जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उस मिट्टी पर, तो तुम कह सकते हो ना कि पानी के नेचर में आने के बाद कौन कितनी देर तक अपने आप की उस स्टेट को मेंटेन करके रख सकता है। दैट इज नोन टू बी एज द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। दोबारा सुनो, ज्यादा देर तक पानी में कांटेक्ट में आने तक फ्लो होने का मतलब बिल्कुल बहना, खत्म होना, फेल होना। फ्लो होने का मतलब ये है। मैंने कहा ये लिक्विड स्टेट कहीं ना कहीं फेल स्टेट बता रही है, सॉलिड स्टेट मुझे स्टेबल स्टेट बता रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी निर्माण से निर्माण की ओर का सफर अगर मैं देखता हूं, लिक्विड से नीचे की तरफ आता हूं, मैंने कहा स्टेबल से फेलियर कंडीशन की तरफ आप जा रहे हो यहां पर, तो मेरी तरफ से ये देखने को मिल रहा है स्टेबल से फेलियर जाने में ज्यादा रास्ता कौन लगा रहा है, ज्यादा देर कौन लगा रहा है, ज्यादा बोझ किस में झेलने की ताकत बन रही है? क्ले की वजह से देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्ले होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं क्ले की वजह से, महीन पार्टिकल की वजह से देखने को मिल रही है। बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है। अनन्या आपकी बात को समझा रहा हूं मैं यहां पर। सैंड में तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बाई चांस सैंड के अंदर पानी आ गया, पता लग रहा है घर भगवान भरोसे हो गए और नीचे से मिट्टी फिसल गई, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। सीन कुछ ऐसा बन जाएगा, शायद यही अर्थक्वेक का सीन बनेगा। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये बनेगा। तो मेरी बात समझने का प्रयास करना। तुम्हारा क्वेश्चन मेरे पास ये बनेगा, सर आपकी बात एकदम समझ में आई, कंसिस्टेंसी शब्द यहां से समझ में आया। क्वेश्चन मेरा ये बना, आपने अभी मुझे पहले लेक्चर में बताया था कि क्ले के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करते, जिसमें मैंने पढ़ा था बेंटोनाइट क्ले के बारे में, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, क्योंकि उनमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन आ गया मेरा यहां पर, सर सैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मैंने ऐसा सुना था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आप कंस्ट्रक्शन कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हम इंजीनियर हैं। इंजीनियर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो हवा में भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। स्काई स्क्रैपर इज द एग्जांपल ऑफ दिस। इंजीनियर के अंदर इतनी ताकत होती है कि बने बनाए घर को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, आजकल जेट की एग्जांपल से काम कर रही है। इंजीनियर के अंदर इतनी ताकत होती है, धरती के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मेट्रो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट का नाम है। इंजीनियर के अंदर इतनी ताकत होती है कि पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। चाइना बहुत आगे इस चीज में जा चुका है।
कंस्ट्रक्शन का देवता है इंजीनियर, याद रखना, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़ते हो या आपको ज्ञान हो तो भाई सुंदरकांड में लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा था देव देव आलसी पुकारा। ये देव देव जो पुकारते हैं ये आलसी लोग पुकारते हैं। आजकल इंजीनियरों को कोई नहीं पुकारता, आलसी बचे ही नहीं है दुनिया में। तो इस चीज से थोड़ा सा मैं आपको सांत्वना देना चाहूंगा। कोई आपकी पूछ नहीं है बेशक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, दुनिया आगे बढ़ रही है, चल रहे, ठीक है। तो मेरी बात को समझ ना आ रही, मैं जो बोलना चाहता हूँ ये बात खत्म हुई। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमारी क्ले पर भी होती है, कंस्ट्रक्शन हमारी सैंड पर भी होती है। मैंने कहा सैंड के केस में जो स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है वो मिलती है पायर कंस्ट्रक्शन। क्ले पर जो स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है वो मिलती है अंडर रीम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन। ये दो तरह की स्पेशल कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं, कर तो सकते हैं, हमने कर दी। लेकिन जो जनरल कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जनरल कंस्ट्रक्शन ना तो मैं क्ले पे कर सकता ना तो सैंड पे कर सकता, मैं दोनों के मिक्सचर पे करता हूं। यानी जो दोनों की तरफ से मेरे पास एक सॉइल आती है, सैंड, मैं सैंड का नाम नहीं लेता, ऐसा लिख देता हूं पर्टिकुलर, फाइन पार्टिकल, फाइन सॉइल और कोर्स सॉइल, दोनों के जो मिक्सचर से मुझे सॉइल मिलती है मैं उस पर जनरली नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करता हूं। तो मैं अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूं, मेरे 200 गज के घर बन रहे हैं, 50 गज की कोठी बन रही है, 25 गज का हवा में महल बन रहा है, तो वो तो चल सकती है, वो तो फाउंडेशन नॉर्मल सॉइल पे चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मेरे दिल्ली जयपुर इनमें जो मिट्टी है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन पे आ जाती है। लेकिन स्पेशल कंस्ट्रक्शन पे मैंने जान के समझाने का प्रयास किया था, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन पे मैं ये समझा ही नहीं सकता था आपको, लेकिन नॉर्मल स्पेशल से होता हुआ नॉर्मल पे ले आया और कंसिस्टेंसी मतलब शब्द को बता दिया। उम्मीद तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो गए कि बेसिकली कहना क्या चाहता था, मतलब क्या था, कि क्ले कंसिस्टेंट क्यों है, सैंड क्यों नहीं है, और स्पेशल कंस्ट्रक्शन और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में कहां फर्क देखने को मिला। सिर्फ इस कंसिस्टेंसी शब्द को अगर तुम लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेट कर लिया ना, तो मेरे प्यारे बच्चे भरोसा रखो मुझ पे, ये तो शुरुआत है। कंस्ट्रक्शन के सी के पैर की बात कर रहा हूं अभी मैं, आगे का पूरा चैप्टर सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेट अगर हम करेंगे ना, तो सॉइल मैकेनिक्स ना तो ऐसी किसी ने पढ़ी थी और ना ऐसी समझी थी जो तुम्हें समझ में आने वाली है। बस इसी तरीके से समझते हुए चलना। एक गुजारिश मेरी तुमसे ये रहेगी कि अपने दिमाग पे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हुए सिर्फ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के फॉर्मूलों को याद करते मत रह जाना। कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हुए हर चीज को समझने का प्रयास करना। हर क्वेश्चन मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा तुम्हारा, क्योंकि इतने सारे बन जाएंगे कि तुम खुद भी नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन हाँ जितने ढूंढ सको उतने ढूंढना। एक दिन ऐसा तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा कि तुमसे लोग पूछने आया करेंगे। सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स को कंस्ट्रक्शन से रिलेट करना, मजा आ जाएगा पढ़ने। चलिए आगे चलते हैं।